हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में स्टैट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे थ्रू एमसीक्यू। ये है पार्ट 1। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड। आपको बताना है कि जब हम एक नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं व्हेन इट इज ट्रू, तो इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, 1 माइनस बीटा, या फिर इसे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए, आपको करने के लिए इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। डायग्राम दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है डिसीजन टेकन, कि आपने डिसीजन क्या लिया है, और दूसरी तरफ है एक्चुअल सिचुएशन, यानी सिचुएशन कैसी है, क्या नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स है या फिर ट्रू है। और डिसीजन टेकन में क्या है कि आपने जो नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट किया है या फिर आप उसे एक्सेप्ट करते हो। अब इसको समझने के लिए आपको नल हाइपोथेसिस समझना होगा। देखिए, नल हाइपोथेसिस को हम HO से डिनोट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि अगर मुझे ये पता करना है कि इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना है। यहाँ पे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ और रेफरेंस के लिए मैं आपको जापान का एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करते हैं कि जापान में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 ईयर्स है, यानी कि जापान में एक व्यक्ति 70 साल तक जिंदा रहता है। और सेम चीज़ अगर मुझे इंडिया में भी पता करना है कि इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी होगी, तो मुझे अगर इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता करना है तो मैं क्या करूँगा कि एक साल में जितने लोगों की भी डेथ हुई है उन सबका डेटा इकट्ठा करूँगा और उसको एवरेज आउट कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो ये तो था कि जब मैं डेटा इकट्ठा करूँगा तब, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उससे पहले एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, यानी कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ मुझे ये लगता है कि इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65 ईयर्स है और इसको हमें टेस्ट करना है। तो नल हाइपोथेसिस हम कैसे लिखेंगे? HO नॉट म्यू इज इक्वल टू 65। ये आपका नल हाइपोथेसिस हो जाएगा और इसी को हमें आगे चल के टेस्ट करना है। तो इसी से रिलेटेड है एरर। अब यहाँ पे देखना कि एरर क्या होता है। सपोज कर लो कि हमने जो नल हाइपोथेसिस बनाया है वो बनाया है 65, ठीक है। जो रियलिटी में जो डेटा आया है वो भी आया है 65, लेकिन हमने क्या किया, इसे रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एरर कर दी, यहाँ पे हमने गलती की, क्योंकि हमने ये माना था कि इंडिया में एक इंडिविजुअल 65 साल तक जिंदा रहता है। जब हमने डेटा इकट्ठा किया और टेस्ट किया, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, तो भी 65 आया, लेकिन फिर भी हमने इस डेटा को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमने एरर किया है। तो देखिए, जो टाइप 1 एरर है वो रिलेटेड है रिजेक्शन से, यानी इसको ऊपर लेके जाइए। रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। यहाँ पे देखिए, टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी कहते हैं या फिर और भी नामों से इसे हम जानते हैं, जो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो टाइप 1 एरर का क्या मतलब है? रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। अब बात करते हैं टाइप 2 एरर की। अब मैंने ये कहा कि 65 था और 65 ही रियलिटी में आया, फिर भी आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या होगा? ये एरर होगा। दूसरा एरर क्या हो सकता है? सपोज कर लेते हैं कि जो एक्चुअल डेटा था वो आया 70 ईयर्स और आपने नल हाइपोथेसिस बनाया था 65, लेकिन फिर भी आपने इसको रिजेक्ट नहीं किया, यानी कि इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भी तो एक एरर ही है, क्योंकि 65 आपने एज्यूम किया था और रियलिटी में 65 नहीं आया। तो इसे आप टेक्निकली आपको रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे भी आपने एरर किया है, गलती की। तो टाइप 2 एरर जो है वो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, यानी टाइप 2 एरर व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। इस डायग्राम को ध्यान से समझो। When you fail to reject null hypothesis
व्हेन इट इज फॉल्स इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो टाइप 1 एरर मैंने लिखा है। टाइप 1 एरर क्या है? रिजेक्शन से रिलेटेड है। तो मैंने आपको ये बोला कि रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर में मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हमने आपको बताया कि अल्फा कहते हैं और टाइप 2 एरर को हम बोलते हैं बीटा। अब यहाँ पे देखो क्रॉस में लिखा है करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे भी आपको देखो करेक्ट लिखा है और यहाँ पे भी करेक्ट लिखा है। करेक्ट का क्या मतलब है कि आपने डिसीजन सही लिया है। तो सपोज कर लो कि मैंने आपको बताया कि नल हाइपोथेसिस हमने क्या बनाया था 65 और रियलिटी क्या आया 60 आ गया। सपोज कर लेते हैं कि 60 आ गया, तो नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स है। यहाँ पे आप देखो 65 आया हुआ है, लेकिन आपने इसको रिजेक्ट कर लिया क्योंकि 65 आता तभी आप एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स है और आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी आपने करेक्ट डिसीजन लिया है। तो इसे हम बोलते हैं 1 माइनस बीटा, या इसे हम पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पावर ऑफ टेस्ट। देखिए ये टॉपिक इतना आसान नहीं है, आपको कम से कम 2 से 3 बार इन सभी टॉपिक को पढ़ना होगा। इसी तरीके से ये फोर्थ वाला है, व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो इसे हम क्या बोलते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो अमूमन होता है 5%, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार मैं आपको सारे एरर्स के बारे में बता दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। टाइप 1 एरर क्या है? रिजेक्शन से रिलेटेड होता है, यानी रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है? व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट। यहाँ पे देखिए फेल टू रिजेक्ट। फेल टू रिजेक्ट का क्या मतलब है? आपने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे फेल टू रिजेक्ट बोले चाहे एक्सेप्ट बोले, मतलब एक ही। व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। और 1 माइनस बीटा क्या होता है? व्हेन यू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इट इज कॉल्ड 1 माइनस बी, या फिर 1 माइनस बीटा भी कहते हैं, या इसे पावर ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट null hypothesis when it is true, तो इसे हम क्या कहेंगे? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो ये क्या है? टाइप 1 एरर है। एक दो बार इस वीडियो को देखो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गरिमा शर्मा जो कि हमारी सब्सक्राइबर हैं और उम्मीद है कि वो इस वीडियो को भी देख रही होंगी, बहुत रेगुलर स्टूडेंट है हमारी और हमेशा हम लोग के क्वेश्चंस जो हम पूछते हैं उसका कमेंट भी करती हैं और काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है। तो गरिमा शर्मा अ रिसर्चर हु इज़ इन्वेस्टिगेटिंग टीचर्स एटीट्यूड्स टूवर्ड्स ईयर राउंड स्कूलिंग। गरिमा शर्मा एक रिसर्चर हैं जो कि टीचर्स के एटीट्यूड को स्टडी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं साल दर साल। शी इज़ पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन डिस्क्राइबिंग द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स फ्रॉम स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्कूल्स। गरिमा जो है वो ये देखना चाहती हैं कि टीचर्स का एटीट्यूड जो है वो कैसा है फ्रॉम स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्कूल्स। आपको बताना है विच सैम्पल प्रोसीजर शुड बी यूज्ड बाय हर टू इंश्योर हर सैम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज टाइप्स ऑफ स्कूल्स। आपको बताना है कि गरिमा शर्मा किस सैम्पल प्रोसीजर या किस सैम्पल टेक्निक्स का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगी ताकि जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव हो। आपके ऑप्शन है क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग की। तो क्लस्टर सैम्पलिंग को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि व्हेन
every element of the population have equal opportunity of getting selected in the sample, it is called probability sampling. तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल चांस होता है ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल, यानी हर एक एलिमेंट या हर एक आइटम को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, इक्वल चांस मिलता है ताकि वो सैंपल में सेलेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल लॉटरी, लॉटरी में देखो सभी लोग लॉटरी खेलते हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई भी जीत सकता है। तो बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग की। तो जब हम एक हेट्रोजीनस ग्रुप, यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो है हेट्रोजीनस, जब एक हम हेट्रोजीनस ग्रुप में से रैंडमली सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हेट्रोजीनस का क्या मतलब है कि सेम ना होना। जैसे क्लस्टर का क्या मतलब, भीड़ में आप जाओ तो आप देखोगे कि मेल भी है, फीमेल भी है, छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो यहाँ पे बिखरा होता है, ठीक है, सेम कैटेगरी के लोग नहीं होते, तो इसे हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एरिया सैम्पलिंग और दूसरा होता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग की। तो कोटा सैम्पलिंग क्या है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज या इक्वल चांस प्रोवाइड नहीं होता और गेटिंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। तो यहाँ पे कोटा फिक्स होता है। कोटा फिक्स होने का क्या मतलब है कि एक फिक्स्ड प्रपोर्शन जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 50% हमें मेल का डेटा लेना है और 50% जो है वो फीमेल का डेटा लेना है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोटा सैम्पलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है वो एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को हम इंटरवल सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ इंटरवल सैम्पलिंग। यहाँ पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम एक सिस्टम बना लेते हैं, यानी कि एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड इंटरवल बना लेते हैं और उसी फिक्स्ड पैटर्न पे ही हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 200 स्कॉलर्स की लिस्ट है और मुझे इनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है और मैंने एक पैटर्न बना दिया कि एवरी 5th स्कॉलर, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, हर 5वां जो रिसर्च स्कॉलर है वो मैं सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक फिक्स्ड इंटरवल कर दिया या एक फिक्स्ड अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दिया कि मैं इस सिस्टम से ही जो भी सैंपल है वो लूंगा, तो इसे हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। लास्ट है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड जो शब्द है वो बना है स्ट्राटा से। स्ट्राटा का क्या मतलब है कि जब पॉपुलेशन आपकी हेट्रोजीनस हो और हम उस पॉपुलेशन को होमोजीनस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि होमोजीनस ग्रुप में, जब हम हेट्रोजीनस पॉपुलेशन को होमोजीनस ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और तब सैंपल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो सैम्पलिंग है ये रैंडमली हो रही है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब पॉपुलेशन आपकी हेट्रोजीनस हो और हम उस पॉपुलेशन को होमोजीनस ग्रुप में डिवाइड करते हैं और फिर रैंडमली जो सैंपल है वो ले लेते हैं, तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। बेसिकली जो होमोजीनस ग्रुप होता है उसे ही हम स्ट्राटा कहते हैं, ठीक है। और हम अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे बेस्ड ऑन एज, हम एज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, इनकम के बेसिस पे कर सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे कर सकते हैं, या और भी कोई तरीका हो सकता है जिसपे हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गरिमा जो है टीचर्स के एटीट्यूड को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है और उसने क्या किया कि स्कूल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्कूल्स में। तो ये क्या है, ये होमोजीनस ग्रुप का ही एग्जाम्पल है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पे क्लस्टर है ही नहीं, आप देखो कि यहाँ पे हेट्रोजीनस ग्रुप ही नहीं है। कोटा में क्या होता है, कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, कोई फिक्स्ड कोटा होता है, यहाँ पे कोटा कुछ दिया ही नहीं है।
सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है जो कि यहाँ पे दिया नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेल शेप्ड एंड एसिमेट्रिक, mean median and mode of the distribution are not equal, the total area under the curve for the normal distribution is 1, the two tails of the distribution in both the directions touches the horizontal axis। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये ए बी और सी सही है, या फिर ए सी और डी सही है, या फिर केवल सी सही है, या फिर सी और डी सही है। एक बार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लेते हैं। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो इस तरीके का होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेल शेप्ड। ठीक है, ये घंटे के आकार का होता है। और अगर हम इसको दो बराबर भागों में बांटें तो ये जो दोनों पोर्शन हैं वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल भी कह सकते हैं या सेम कह सकते हैं आप। और स्टैट्स के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। यानी दोनों साइड जो है वो आइडेंटिकल हैं, या आप कह सकते हो कि सेम है। और इस पॉइंट पे जहाँ पे ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो एक दूसरे को काटती है, वहाँ पे मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे लिख दूँ वैल्यू, ये होती है 1। तो अगर इस पार्ट से अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो ये पॉइंट होता है, ये 0.5, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5। और इस पॉइंट से अगर मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ तो ये होता है 0.5। यानी टोटल जो वैल्यू होती है वो होती है 1। क्या मैंने बताया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या है, ये बेल शेप्ड होती है, घंटे के आकार की होती है। और जो दोनों साइड होती है वो सिमेट्रिक होती है, यानी सेम होती है या फिर आइडेंटिकल भी होती है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मीन मीडियन मोड जो है वो बराबर होता है। और जो टोटल वैल्यू होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो होती है 1। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल होती है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये कर्व, ये कभी भी एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करती। ये जो लाइन है ये इनफाइनाइट बढ़ती जाएगी लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इट इज़ बेल शेप्ड, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप्ड होता है। और इसकी एक सिंगल पीक होती है, यहाँ पे देखो ये एक सिंगल पीक है, उसके बाद ये नीचे की तरफ चली जाती है। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड जो है वो इक्वल होता है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1 होता है। इसके बाद मैंने बताया कि सिमेट्रिकल होती है, यानी कि मीन पे यहाँ पे दोनों जो पार्ट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, यानी आइडेंटिकल या सेम होगी। इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक एसिम्प्टोटिक जो है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे पास रहते हुए भी कभी भी नहीं मिलती लाइनें। यानी कि दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्स एक्सिस बट नेवर टचेस इट। यहाँ पे देखो मैंने वही बताया कि द कर्व गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ये दोनों एक्स एक्सिस के एकदम नज़दीक है, बट कभी भी ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करती। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार इवेलुएट कर देते हैं। फर्स्ट है बेल शेप, तो बेल शेप तो होता है। एंड एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक नहीं होता भाई। एसिमेट्रिक का मतलब है कि जो सेम नहीं हो। हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिक नहीं होता। नेक्स्ट है मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट इक्वल। तो ये भी गलत है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन, मीडियन, मोड जो है वो बराबर होता है। मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये तीनों बराबर होंगे इस पॉइंट पे। नेक्स्ट है द टोटल एरिया अंडर द कर्व फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। ये बिल्कुल सही है, ये भी मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट है द टू टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ द डायरेक्शन टचेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये भी गलत है।
अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये एसिम्प्टोटिक सिचुएशन होती है, यानी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो आपका कर्व है वो एक्स एक्सिस के करीब तो जाता है बट कभी भी उसको टच नहीं करता। तो इसमें से पूछा था कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सिर्फ सी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ देयर आर 8 कैटेगरीज और क्लासेस इन अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको कह रहा है कि अगर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में अगर 8 कैटेगरीज दी गई हैं, यहाँ पे 8 कैटेगरीज दी गई हैं या क्लासेस दी गई हैं, तब आपको बताना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। ऑप्शन है 8, 7, 6 या फिर कैन नॉट टेल ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन। जो इंफॉर्मेशन दिया गया उससे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बताया था, रोज -1 कॉलम -1। तो यहाँ पे ना तो रो दिया है ना तो कॉलम दिया है, तो एक और फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, वो है नंबर ऑफ कैटेगरीज -1। नंबर ऑफ कैटेगरीज देखिए यहाँ पे दिया है 8 -1, यानी ये हो जाएगा 7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये दोनों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज़ इसको रिवाइज करिए और कहीं पे लिख लीजिए इसको, ताकि आप रोज़ इसको रिवाइज कर सकें। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेरिएबल हुज वैल्यू इज नोन एंड विच इन्फ्लुएंसेस द वैल्यू और इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन इज कॉल्ड। आपको बताना है कि वो कौन सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें पता है और जो वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है या फिर जिसे हम प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे। क्या इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्या इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, या फिर ये बोथ ए एंड बी सही है, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए वेरिएबल बहुत ही इजी टॉपिक नहीं है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं शॉर्ट में इसको डीवी लिख रहा हूँ, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप इसको निकालते हो। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसे हम कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि उसकी जो वैल्यू है वो हमें पहले से ही पता होती है। वैल्यू जो है वो हमें पहले से ही नोन होती है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अननोन। अरे अननोन हो, अगर अननोन है तभी तो आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो। अगर नोन होती तो आप उसे कैलकुलेट क्यों करते। सपोज कर लेते हैं कि हमें ये पता करना है कि एक पर्सन की सैलरी किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। सपोज कर लेते हैं हमें ये पता करना है कि एक पर्सन की सैलरी किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। तो आप जानते हैं कि एजुकेशन, एक इंडिविजुअल को कितनी सैलरी मिलेगी वो उसके एजुकेशन पे डिपेंड कर सकती है। उसकी एज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, या फिर स्किल कह सकते हैं आप। इतना मुझे अभी करंट में याद आ रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सैलरी। तो सैलरी क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अननोन है, हमें ये नहीं पता है, तभी तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये जो एजुकेशन, एज, एक्सपीरियंस, स्किल होगा, ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमें पता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमें ये देखना है कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स का रिलेशन। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट और सेल्स का रिलेशन देना है। मान लेते हैं एडवर्टीजमेंट को एक्स मान लेते हैं और सेल्स को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट जो है वो लैक्स में है, लाख रुपीज़ में हम मान लेते हैं, और जो आपका सेल्स है वो यूनिट्स में मान लेते हैं, ठीक है। अगर सपोज कर लेते हैं हमें पता है कि 10 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट करने पे 2 लाख यूनिट सेल हो रही है, और 12 लाख का जो एडवर्टीजमेंट है वो करने पे हमें 3 लाख की सेल्स हो रही है। तो अगर हमें ये जानना है कि हमें 7 लाख का अगर सेल्स करना है तो हमें कितना यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना होगा। तो यहाँ पे देखो कि एडवर्टीजमेंट को हमने एक्स माना है
और हमें x को ही कैलकुलेट करना है, तो x क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे x क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और सपोज कर लो कि हमें ये पता है कि ये जो है वो 16 लाख है, और हमें ये पता करना है कि 18 लाख रुपए अगर हम लगा रहे हैं तो कितना सेल्स मिलेगा। तो यहाँ पे y जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आप सिंपली ये चीज समझो कि डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है कि जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जिसकी वैल्यू आपको पता है वो क्या होगी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आपसे सिंपली कह रहा है कि वेरिएबल, वो वेरिएबल्स के बारे में आप बताओ जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अननोन होती है। इसे हम कैलकुलेट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझा दिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ भी परचेस करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था स्टैट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन हो तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।